हेलो एवरीवन, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल कहता है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल में क्यों डुबा कर रखा जाता है। ऐसा सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्दों में आंसर लिखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम का ज्वलन ताप काफ़ी निम्न होता है, जिसके कारण वे कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में विलय होता है और ना ही कोई अभिक्रिया भी करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। आसान शब्दों में याद रखिएगा कि सोडियम और पोटेशियम का जो ज्वलन ताप होता है ना जी, वो काफ़ी ही निम्न होता है, जिस कारण वे कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम और पोटेशियम केरोसिन तेल में घुलता भी नहीं है और ना ही कोई अभिक्रिया करता है। इन्हीं सब कारण की वजह से सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखा जाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि संक्षारण क्या है। ऐसे सवाल मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो आसान शब्द में लिखिएगा आंसर कि धातुओं का संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें क्रियाशील धातु नमी युक्त हवा से अभिक्रिया करके अवांछित रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। संक्षारण एक प्रकार का ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी कहलाता है, जैसे लोहे में जंग लगना, सिल्फर सल्फाइड का परत बनना इत्यादि। ये सभी के सभी संक्षारण के उदाहरण होते हैं। अब अगला सवाल कहता है कि संक्षारण के रोकने के उपाय बतावे। यदि संक्षारण आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो अपने भाषा में हम लोग कहते हैं कि लोहे में जंग लगना, यानी लोहा में जब बीजी पकड़ लेता है ना जी, जंग लग जाता है, उसे संक्षारण कहते हैं विज्ञान के भाषा में। अब आइए जान लेते हैं कि संक्षारण रोकने के उपाय किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि संक्षारण रोकने के प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि धातुओं की सतह पर पेंट कर देना चाहिए, यानी किसी भी धातु को संक्षारित होने से बचाने का आसान तरीका है कि उस धातु की सतह पर पेंट कर देना चाहिए। धातुओं की सतह पर एल्युमिनियम जस्ता की परत चढ़ा देनी चाहिए। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि धातुओं को मिश्र धातु में परिवर्तित कर देना चाहिए। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि धातु की सतह पर ग्रीस या वार्निश की परत चढ़ा देनी चाहिए। इस प्रकार से संक्षारित हो रहे धातुओं को हम आसानी तरीके से बचा सकते हैं। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप हैं। आसान शब्द में से लिखिएगा कि जब भी कोई भी तत्व प्रकृति में विविध भौतिक गुणों के साथ विविध रूपों में पाया जाता है, इस घटना को ही अपरूपता कहते हैं और इसके ये रूप अपरूप कहलाते हैं। अब देखिए, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं। क्या क्या होते हैं जी? तो हीरा और ग्रेफाइट होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। अब अगला सवाल कहता है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, इस्पात का नहीं। यानी जब गर्म जल का जो टैंक बनाया जाता है ना जी, उसमें तांबे का तार का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस्पात लोहा का प्रयोग नहीं किया जाता है। आखिर क्या रीज़न है? तो आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि तांबा जल के साथ किसी भी परिस्थिति में अभिक्रिया नहीं करती है, किंतु लोहा भाप के साथ अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बना देती है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने के लिए तांबा का उपयोग तो होता है, लेकिन इस्पात का उपयोग नहीं होता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे तो आप पाएंगे कहता है कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। आसान शब्द में ऐसा लिखिएगा कि प्लेटिनियम, सोना और चांदी कम अभिक्रियाशील धातु होता है। यानी प्लेटिनियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी के सभी जो धातु है ना जी, ये कम अभिक्रियाशील धातु है, यानी यह कम अभिक्रिया करता है। साथ ही इसका संक्षारण भी नहीं होता है, यानी ये तमाम धातु में बहुत कम समय में जंग भी नहीं लगता है।
और पुराना से भी पुराना होने पर इसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पुराना भी आप देख लीजिए, सोना चांदी कितना भी पुराना क्यों ना हो सके, इस पर उसकी चमक हमेशा बनी रहती है। यही कारण है कि सोडियम प्लेटिनियम, सोना और चांदी का जो उपयोग है वो आभूषण बनाने में किया जाता है। अब अगला सवाल कहता है धातु कर्म क्या है। तो आसान शब्दों में लिखेगा कि अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और इसके उपयोग में लाने के पूर्व शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। उसके बाद में लिखिएगा कि कर धातु कर्म के प्रमुख पद निम्नलिखित है। अब आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से पद है जो निम्नलिखित है। रोमन नंबर 1 में लिखिएगा कि अयस्कों का सांद्रण। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा निष्पादन एवं भर्जन, अवकरण और शुद्ध धातुओं का शोधन। उसके बाद में देखिए अगला सवाल कहता है कि अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं और ये सवाल ऑलरेडी मैट्रिक एग्जाम पेपर में पूछे जा चुके हैं। आसान शब्द में लिखिएगा कि अम्ल और क्षार में प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। उसके बाद में रोमन नंबर 1 में लिखना होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है जबकि क्षार स्वाद में तीखा होता है। रोमन नंबर 2 में लिखिएगा कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है जबकि क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। रोमन नंबर 3 में लिखिएगा कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन तो देता है किंतु क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। रोमन नंबर 4 में लिखिएगा कि अम्ल क्षार को उदासीन कर देता है जबकि क्षार अम्ल को उदासीन कर देता है। रोमन नंबर 5 में लिखिएगा कि अम्ल मैथिल ऑरेंज को लाल कर देता है जबकि मैथिल ऑरेंज को पीला कर देता है क्षार। तो काफ़ी ही सिंपल था अम्ल और क्षार में अंतर स्पष्ट करना। अम्ल तो स्वाद में खट्टा होता ही है तो क्षार तीखा होता है। अम्ल का काम है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना तो क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है तो क्षार जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। ये सब अंतर था अम्ल और क्षार में। अब आइए जान लेते हैं अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है कि पीएच स्केल क्या है। पीएच स्केल मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। देखिए कहता है कि पीएच स्केल क्या है। तो आसान शब्दों में लिखिएगा कि पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जिसके द्वारा किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता मापी जाती है। इसका आविष्कार HP सोरेंस महोदय ने किया था, जिस पर 1 से 14 तक अंक अंकित रहते हैं। जब किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो तो वह अम्लीय होता है, 7 से यदि ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है और 7 होने पर वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। किसी विलयन का पीएच मान -log/H+ यानी हाइड्रोजन आयन होता है। आसान शब्द में कैसे याद कीजिएगा तो जान लीजिए कि HP सोरेंस महोदय के द्वारा, इस एक वैज्ञानिक का नाम था HP सोरेंस, इन्हीं के द्वारा इस प्रकार से पीएच स्केल का आविष्कार किया गया था। इस पर 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से लेकर 7 के बीच में होता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। 7 से 14 के बीच में होता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। यदि किसी विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए। कहता है कि ज्वाला क्या है। दोस्तों ज्वाला वह क्षेत्र है जिसमें कोई गैसीय पदार्थ जलता है, उसे ज्वाला कहते हैं। कोई ठोस द्रव ईंधन भी ज्वाला के साथ जल सकता है, इसे हम लोग ज्वाला कहते हैं। ज्वाला उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन का होना काफ़ी ही ज़्यादा आवश्यक होता है। अब अगला सवाल बायोलॉजी से दिया गया है, कहता है कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। यानी जब हम लोग सांस लेते हैं ना जी, इसके साथ एक क्रिया होता है, उसमें आग लगने के बारे में बताया गया है कि श्वसन एक मंद दहन है कैसे। आइए जान लेते हैं। आसान शब्द में ऐसा लिखिएगा कि श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में संचित ग्लूकोज के अणुओं का ऑक्सीकरण करता है। यानी श्वसन क्रिया के दौरान जो हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं ना जी, तो कोशिका में संचित ग्लूकोज के अणुओं का पूर्ण ऑक्सीकरण करता है, जिसके फलस्वरूप मंद गति से ऊष्मा उत्पन्न होती है। यही कारण है कि श्वसन को मंद दहन कहा जाता है। अब अगला सवाल कहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है। आसान शब्दों में ऐसा लिखिएगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक के लवण विलयन से
कम अभिक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देता है और नए यौगिक का निर्माण करता है। इसे हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Fe+CuSO4 यानी फेरस कॉपर सल्फेट के साथ यदि अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनता है FeSO4 यानी फेरस सल्फेट, और CO को यहाँ से विस्थापित कर देता है यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप सभी को बताए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही 10वीं कक्षा का VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।